हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के पेपर नंबर 3 फिजिक्स वाले पार्ट की, जो साइंस का एक पार्ट है। तो क्लास 10th आरबीएससी का पेपर नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या कहानी। फर्स्ट अप, व्हिच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं। तो जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर हो और उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस तरीके से हम करंट कैरिंग वायर को रखते हैं उसी में अगर करंट फ्लो होता है, अगर करंट स्ट्रेट जाता है तो हम करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को एक्सप्रेस करेंगे और हमारी जो फिंगर्स कर्ल होती है ये करंट की डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होती है उसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चाहे करंट सीधा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, और अगर करंट ऐसे हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है? ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल टू द एक्सिस। हमेशा सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? हमेशा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें। Why is the magnetic field produced by a solenoid considered uniform? यानी वो पूछ रहा है कि जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म कैसे होता है, उसने ये पूछा है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड पे नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। देखें तो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कब? जब करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स तो यानी बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, या स्मॉल एन, कई जगह स्मॉल एन से भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ या रेडियस होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम, रेडियस से क्यों होता है कि जैसे जैसे हम सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फील्ड ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड दूरी बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा? जब उसका डिस्टेंस कम होगा। ठीक है। उसका डिस्टेंस कम होगा या लेंथ कम हो। तो ये तीन रिलेशन की वजह से जो हमारा सोलेनोइड है उसमें ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है। बिटवीन द पोजीशन एंड सोलेनोइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी इन तीनों कारणों की वजह से करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ, इन तीनों कारणों की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में यूनिफॉर्मली होता है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड बी इंक्रीज्ड? देखें ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है सोलेनोइड में उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज होगा। मैंने दो चीजें ली है, देखें। तीसरी चीज आप थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये अगर हम इसी से रिलेट करता हुआ बताता हूं, अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को सोलेनोइड में बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अगर हम सोलेनोइड की
लेंथ को कम कर देते हैं तो कम लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम तीनों को फोर्थ क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखो एक ही क्वेश्चन दो तरीके से दिया है बच्चों, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से दिया है कि क्वेश्चन किस तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है। आप उस चीजों को देखें कि आंसर तो इक्वल है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स तो बेटा बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर हमारा करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। ये सारी चीजें दोनों क्वेश्चन में क्लियरिफाई है, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझें कि वो क्या पूछना चाह रहा है और हमें क्या लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं या लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अभी मैंने बताया कि आप अपने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को देखें या उसको इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ें और ये जो वायर की डायरेक्शन है, इस वायर के डायरेक्शन को ऊपर की तरफ देखते हुए करंट फ्लो करें। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके चारों तरफ रोटेट करेगी। ये देखें इस तरीके से अपने थंब को स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग डायरेक्शन क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करती है, और मेरी जो कर्ल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को। यही हमारा राइट हैंड थंब रूल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक्सप्लेन हाउ इट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। देखें इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है, मैं आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल बताता हूं। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है कि इस डिवाइस में रहने से क्या फायदा और क्या नहीं रहने से क्या नुकसान है। इसके रहने से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो टीवी फ्रिज वगैरह पे जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है तो कई बार वो जल जाते हैं। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज उस अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ करंट को थोड़ा सा रोकता है या खुद बीच में से ब्रेक हो जाता है, और जिसकी वजह से करंट की सप्लाई आगे नहीं जा पाती और हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। क्लियर है, तो फ्यूज का काम ये है। क्वेश्चन पूछा है कैसे काम करता है। फ्यूज जो है एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब अमाउंट एक्सेस इलेक्ट्रिक कैन कॉज डैमेज विदाउट द फ्यूज इन प्लेस, hence the electrical fuse protect the circuit from damage from over current और voltage fluctuation। जो वोल्टेज और करंट का जो फ्लक्चुएशन होता है, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और हाई अमाउंट ऑफ करंट, उस फ्लक्चुएशन को फ्यूज क्या करता है, बैलेंस करता है। क्लियर है, देखें इस तरीके से यहाँ पर हमारा स्विच है, ये हमारा फ्यूज है, ये हमारी बैटरी, ये हमारा लोड है। तो यहां से फ्यूज अगर हट जाता है तो अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा हमारे अप्लायंसेस में चला जाएगा, और अप्लायंसेस में जाने के बाद ये जितने भी अप्लायंसेस हैं हो सकता है हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से वो जल जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि टीवी जल गई, टीवी फूक गई, ठीक है, उसकी एमसीबी जल गई, उसका जो बोर्ड था, मदरबोर्ड था, वो जल गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है या हमारा अप्लायंसेस खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसको बचाता कौन है, फ्यूज। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और फ्यूज को हम जोड़ते कैसे हैं, सीरीज में। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम। जितने टाइम में जितना वर्क एफिशिएंसी आपने लगाई तो उसी से हमारी पावर काउंट होती है। ठीक है, इसको हम सीधा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। वर्क डन की जो यूनिट है वो होती है जूल, और हमारे पास टाइम की होती है सेकंड। अगर हम 1 और इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वॉट, अगर 1 वॉट को डिस्क्राइब करें तो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि 1 वॉट क्या होगा, यानी 1 वॉट को डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब द 1 वॉट। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि 1 सेकंड में 1 जूल अगर वर्क डन होता है तो अमाउंट ऑफ पावर कितना हो जाएगा, 1 वॉट। 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन तो अमाउंट ऑफ पावर हमारा कितना हो जाएगा, 1 वॉट। क्लियर है, चल अब उसने बोला है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। चल तो देखिए हमारे पास क्या कहानी है। देखें
पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है। अब एक और बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि या तो करंट के रिस्पेक्ट में I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी। हम देखें तो यहां से Q बराबर क्या हो जाता है IT। ये वैल्यू भी यहां पुट करें तो P बराबर V I T अपॉन टी। तो T से T खत्म, P इज इक्वल टू क्या आ गया V I। तो ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन हो जाता है P इज इक्वल टू V I का। अब उसने बोला है कि टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये तो वोल्टेज एंड करंट के लिए, तो हम क्या करेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। ठीक है। तो यहां से I बराबर क्या हो जाता है V अपॉन R। तो P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू V अपॉन R, क्योंकि हमें क्या हटाना है, करंट ही तो हटाना है। तो करंट हटाने के लिए हमने V अपॉन R लगा दिया। यहां से क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये जो हमने रेजिस्टेंस और वोल्टेज की बात करी। तो ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन, अगर वो बोलता है करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो यहां से V इज इक्वल टू IR। तो ये जो हमने P बराबर रखा VI, तो इसमें V की जगह IR रख देंगे तो P इज इक्वल टू IR इंटू I। ये P बराबर हो गया I स्क्वायर। तो ये हमारा करंट और रेजिस्टेंस के लिए आ गया, ये हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A current of 4 ampere is passed through a solenoid with 200 turns. The solenoid has a length of 15 centimeter. What is the magnetic field inside the solenoid? देखिए हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, B is equals to म्यू नॉट एन आई। ठीक है। और एक चीज और है, इस वाले क्वेश्चन में हमने म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4/10⁻⁷, ये हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है एक बार हम लिख लेते हैं। I बराबर 4 एम्पियर, कैपिटल यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200 टर्न्स। The solenoid has a length is equals to 15 सेंटीमीटर, तो 15/100 मीटर। What is the magnetic field? B is equals to होता है B is equals to होता है म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू एन की जगह हम ये लिख देते हैं n अपॉन एल। ठीक है। इंटू आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 इंटू 22/7 तो 10⁻⁷ इंटू n अपॉन एल। एन कितना 200 अपॉन एल कितना 15 इंटू 100 इंटू 4। जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी, जहां तक मुझे ध्यान है 6.704 10⁻³ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला। ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन हमारा शायद 10th या 11th जो अभी हमने देखा था, एज इट इज क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्लियर है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the heating effect of electric current with the help of an experiment. How is this effect used in various electrical appliances? देखें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही सीधा सा, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट फ्लो करते हैं, चाहे वो हाई अमाउंट हो या लो अमाउंट हो, अगर करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है, कंटिन्यू फ्लो होता है, तो कोई भी अप्लायंसेस जो होगा ना थोड़ी देर बाद हीट अप होने लग जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ दिस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट जो है उस टेम्परेचर के कारण क्लियरिफाई होने लग जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हीट अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, हमने स्टेटमेंट में भी यही लिखा है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस, यानी किसी भी सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू रेजिस्टेंस करंट रेजिस्ट होगा। क्लियर, करंट रेजिस्ट होगा तो कोई चीज अगर कंटिन्यू रुकेगी तो वहां पे प्रेशर अपने आप बढ़ेगा, तो यहाँ पे किसका प्रेशर बढ़ेगा, हीट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, हीट में, ड्यू टू रेजिस्टेंस, इजीली शोन बाय अ बल्ब गेटिंग वार्म, जैसे हमारा बल्ब गर्म हो जाता है, आयरन प्लेस गर्म हो जाती है, केटल्स जो चाय बनाने की केटल्स है, दूध गर्म करने की केटल्स हैं, वो गर्म हो जाती है, टोस्टर, हीटर वगैरह सारे अप्लायंसेस इफेक्ट करते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट और टेम्परेचर के कारण। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मीन्ड बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब हो गया कि द रेट एट विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, यानी किस रिस्पेक्ट में, किस रेट पर वो जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में उसने बोला यही है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो हीट अप होना स्टार्ट होता है तो उसी के कारण उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आने लग जाता है। ठीक है, गर्म होने लग जाता है, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में, लेकिन जितनी आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर है, चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोलेनॉइड हैज 500 टन। देखें, ये उसी की तरह है, हम यहाँ पे बात कर लें नंबर ऑफ टन्स, n इज इक्वल्स टू 500 टन्स, करंट है 2 एम्पियर, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यानी हम 20/100 कर सकते हैं, ठीक है, 1/5 कर सकते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो दे दी 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं ये सब चीजें काम आए, हमें लेंथ से काम है, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल N की वैल्यू 500, क्योंकि स्मॉल n बराबर क्या होता है, कैपिटल N अपॉन L, तो 500 अपॉन L की वैल्यू 2 इंटू 10 इंटू I की वैल्यू 2। ठीक है, वहां से 2 से 2 खत्म, इसको हम 22/7 10⁻⁻7 5 इंटू 10⁻3 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻, अगर इसको मैं नीचे ले लूं 1/10⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻3, ये खत्म, तो 4 पावर बच जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 88 इंटू 5/7 10⁻⁻4 टेस्ला, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां तक बच्चों हमारा क्लियरिफाई हो गया है। तो ये हमारा जो टेस्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताएं, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी पैटर्न पे हमारा काम जो है थोड़ी सी मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा होगा। आप अपने आप को क्वेश्चंस को जब करने लगे, स्टार्ट करें, तो फर्स्टली आप बुक को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें, उसमें एक एक चीज को वेरीफाई करते हुए चलें कि एग्जैक्टली क्या ये हमारे सिलेबस में लिखाया है या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, फर्स्टली आप अपने आपको इस तरीके से तैयार करें और क्वेश्चंस को समझें, बुक के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज है उनको जरूर करें। ठीक है, पेपर आउट ऑफ बुक नहीं जाता, बुक के अंदर से ही पेपर आता है। क्लियर है, थैंक यू सो मच।